नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपन ने मुगल साम्राज्य पढ़ा था, बाबर से लगाकर औरंगजेब तक का अपन ने उनका काल पढ़ दिया। ठीक है, अब आप लोगों के L1 और L2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए जो जरूरी था, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको अपन ने न सिर्फ पढ़ा बल्कि याद रखने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की कि कैसे याद किया जा सकता है। आज अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं साथियों, ये उसी का दूसरा पार्ट समझ लीजिए आप। आज इसके अंदर पढ़ेंगे अपन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। अब इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। यदि आप एग्जाम पिछले पेपर उठा के देखो कहीं से, तो कहीं ना कहीं से इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये भी क्लास अपनी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही रहेगी, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो है समझ के, याद करने के तरीके सीख के और इन्हें वापस अपने नोटबुक में नोट करके इनका उपयोग भी कर सके, क्योंकि जितनी बार दोहरान होगा तभी वह चीज काम आती है। तो इसी पैटर्न पे अपनी क्लासेस आती है और ये आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। और बहुत सारी इसके अंदर आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है, क्योंकि ट्रिक से याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने आ चुकी है और अपन पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। अच्छा, स्थापत्य कला का मतलब क्या है? स्थापत्य कला में क्या क्या चीजें आती है? देखो, जब कोई भी शासक होता है जो राज कर रहा है, तो उस समय वो सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ता है, वो कुछ निर्माण करवाता है। चाहे वो मंदिर बनवा रहा है, चाहे वो मस्जिद बनवा रहा है, चाहे वो किले बनवा रहा है, चाहे वो कुछ भी बनवा रहा है, महल बनवा रहा है, छतरियां बनवा रहा है, कुछ भी बनवा रहा है, तो वो जो निर्माण हो रहा है वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब अपन इसमें भी बाबर से लगाकर और हर एक शासक काल के समय में देखें कि क्या क्या निर्माण इसके साथ में किए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन स्थापत्य कला से। तो मुगल काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा गया है। ठीक है, ये फैक्ट बनता है, प्रश्न बनता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पहला क्लासिकी युग जो कहलाता है वो गुप्त काल कहलाता है। ये तो है द्वितीय, ठीक है। और यदि यही चीज, ये जो क्लासिकी युग है, ये यदि आपके, हालांकि गुप्त काल तो है नहीं, ये प्रथम पूछे तो आपके कौन सा आ जाता है? गुप्त काल। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ साथ साथियों आपको बता दूं कि ये स्थापत्य कला, जैसे अपने बाबर तो जैसे बहुत कम समय तक ही रुका था, तो बाबर के समय इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन स्थापत्य कला का जनक यदि आपको पूछा जाएगा, जनक तो नहीं कह सकते, लेकिन स्वर्ण काल यदि पूछा जाए तो वो शाहजहां के समय होगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के समय में माना जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके साथ में ध्यान रखें साथियों कि बार बार आपको एक व्यक्ति का नाम मिलेगा, कई जगह लिखा हुआ, पर्सी ब्राउन। क्या मिलेगा? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने मुगल कालीन स्थापत्य कला को भारत के स्थापत्य कला का ग्रीष्म काल कहा है। आप क्या लिखोगे? इसने क्या कहा है? भारतीय स्थापत्य कला का ग्रीष्म काल कहा है। किसे कहा है? मुगल कालीन स्थापत्य का जो काल रहा है उसे पर्सी ब्राउन ने भारतीय स्थापत्य कला का ग्रीष्म काल कहा है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन बाबर पे। ठीक है, बाबर किन किनो निर्माण करियो? तो बाबर, एक तो ध्यान रखना, काबुली मस्जिद एक दो बनाया, बाग, ठीक है, एक आगरा में और एक आगरा रे पड़े धौलपुर है, धौलपुर के मायने। ठीक है, बाबर वैसे देखो 1526 में आया है और युद्ध में बिजी रहा था, ज्यादा उसको समय मिला नहीं है, लेकिन उसको बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता था और गर्मी से उसको एलर्जी थी। ठीक है ना। तो पानीपत के निकट काबुली मस्जिद बनवाई, पानीपत का युद्ध किया, वहां रहा था, तो काबुली मस्जिद। संभल की जामा मस्जिद है। अच्छा, जामा मस्जिद, कई विद्यार्थी जो नए नए तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि जामा मस्जिद कहीं पे पढ़ ली, तो उनके दिमाग में ये होता है कि अच्छा, जामा मस्जिद तो संभल में थी। फिर दिल्ली में पढ़ते हैं कि अरे ये दिल्ली में कैसे आ गई, अपन ने संभल में पढ़ी। फिर लाहौर में पढ़ते हैं तो अरे लाहौर में कैसे आई, अपन ने संभल में पढ़ी। फिर आगरा में पढ़ी, अरे आगरा में भी आ गई। फतेहपुर सीकरी में पढ़ी, अरे फतेहपुर सीकरी में भी। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये काफी सारी चीजें ऐसी है जो हर जगह मिलती है और हर जगह ज्यादातर को जामा मस्जिद कह भी दिया जाता है और काफी जगह मिलती है। तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पूछे कि संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई है, तो बाबर ने बनाई है। ध्यान रखना, बाबर 4 साल ही रहा है, ज्यादा इतना संभला नहीं है भारत के अंदर, लेकिन संभल में जामा मस्जिद बनाई। ठीक है ना, इस तरीके से याद रख लेना। तो ये आगरा में नूर अफगान बाग बनवाया, जिसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, आराम बाग के नाम से भी जाना जाता था। पहले
आपको पता है कि बाबर की मृत्यु होने के बाद में इसको आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया, बाद में फिर काबुल शिफ्ट किया गया। ठीक है ना। एक ध्यान रखना, धौलपुर का कमल उद्यान, अच्छा यहां लिख देता हूं मैं, धौलपुर में कमल उद्यान कह दो या कमल बाग कह दो, तो ये भी बाबर ने ही बनवाया था। ठीक है ना। क्या क्या याद रखोगे, काबुली मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, नूर अफगान बाग याद रख लेना जिसको आराम बाग के नाम से जाना जाता है, और कमल बाग। लगभग पूछते हैं ना, तो बाबर से यदि प्रश्न पूछते हैं तो ये एक और ये दो, पानीपत की काबुली मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद, ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बाबर के स्थापत्य काल से। ठीक है ना। तो बाबर में इतना ही याद रखना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं साथियों अपन जो हुमायूं पर। ठीक है ना। अब देखो बाबर ने टाइम कम मिली तो हुमायूं ने भी की ज्यादा मिलियो नहीं है। हुमायूं तो उठा पटक में ही रह गया, कभी गिरा कभी संभला इस तरीके से, फिर शेरशाह सूरी आ गया बीच में, तो इसको भी शासन करने का समय कम ही मिला। जब टिका ही नहीं तो इतने निर्माण करवाएगा कैसे भाई। निर्माण तो वो ज्यादा करवाएगा जो शांति से टिका है, जिसके समय में युद्ध भी कम हुए हैं, तो वो निर्माण पे ज्यादा ध्यान दे सकता है। अब मान लो कि कोई निर्माण आ रही है और लड़ाई छिड़ गई, युद्ध हो गया, तो वो निर्माण तो बीच में ही रह गया। हालांकि कोई राजा खुद निर्माण करने नहीं जावे, पर तो भी कहीं ना कहीं फिर उसके आदेशों से होता है निर्माण। तो ये चीजें हैं। दिल्ली का दीन पनाह नगर हुमायूं ने बसाया था। ठीक है ना। दीन पनाह नगर की स्थापना की। इसे वर्तमान में पुराना किला भी कहते हैं, इसे वर्तमान में पुराना किला भी कहते हैं। तो दीन पनाह नगर और पुराना किला, ये ध्यान रखना, ये हुमायूं की देन है। फिर बाद में कौन आ गया, शेरशाह सूरी, अफगान शासक था, ये आ गया। तो अब देखो इसने क्या किया, पुराने किले में, ये जो है ना दीन पनाह नगर, ये ही पुराना किला कहलाता था। और पुराने किले में किला एक कुहना मस्जिद बनवाई, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पूछते भी है किला एक कुहना मस्जिद किसने बनवाई। ठीक है ना। तो ये पुराने किले के अंदर किला एक कुहना मस्जिद किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने। बिहार के रोहतास जिले के अंदर सासाराम, बिहार के अंदर ही सासाराम है, वहां पर शेरशाह सूरी ने अपना जीवित रहते हुए ही अपना मकबरा बनवाया था। झील के बीच में मकबरा बनवाया है। और शेरशाह सूरी का मकबरे से प्रश्न बनता भी है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, तो वो सासाराम बिहार के अंदर है। यदि अंदर जाके पूछे तो रोहतास जिले के अंदर ये आता है। ठीक है ना। तो ये शेरशाह सूरी में आपको ध्यान रखना है, किला ए कोहना और सासाराम वाला मकबरा। ठीक। अब चालाकट अकबर, सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो शासक था मुगलों के अंदर, वो अकबर ही था। अकबर के बाद में फिर औरंगजेब का नंबर आता है, तो सबसे ज्यादा करने वाला अकबर था। अब देखो अकबर के काल की पहली इमारत, ठीक है ना, अकबर के, इसके साथ में देखो विडंबना कैसी है कि अकबर के काल की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, लेकिन हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के मकबरे के निर्माण में अकबर का कोई हाथ नहीं है। ठीक है ना। इसके काल की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है भाई, ये शासन, इसका शासन काल है, उसकी पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, लेकिन इसके निर्माण में इसका अकबर का कोई हाथ नहीं है। तो किसने बनवाया, हुमायूं की बेगम ने बनवाया, जिसका नाम था बेगा बेगम। ठीक है ना। क्या नाम था, बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कह दिया करते थे। क्या कहते थे, हाजी बेगम, इसने बनवाया है। ठीक है ना, इसने बनवाया है। इसीलिए इस हुमायूं के मकबरे को कहा भी जाता है महबूबा के द्वारा महबूब के लिए पेशकश, ये कह दिया जाता है इसको। ठीक है ना। तो ये बनवाया है, इसकी अकबर की सौतेली मां थी ये। वास्तुकार इसका पूछते हैं कई बार, मीरक मिर्जा गयास। ठीक है ना, याद रखना, मीरक मिर्जा गयास, ये इसका वास्तुकार रहा है हुमायूं के मकबरे का। हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नई नई हुई। अच्छा, अपन स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, यदि आपको पूछते हैं इसके अंदर प्रश्न कई तरह से बनते हैं कि मुगल स्थापत्य कला पे कौन सी शैली का प्रभाव ज्यादा था या किसका प्रभाव ज्यादा था, तो मतलब फारसी शैली का प्रभाव बहुत सारा मिश्रित था। ये फारसी, भारतीय, सब ये सारे प्रभाव इस पे देखे जाते हैं, तो फारसी प्रभाव भी इस पे देखने को मिलता है। हुमायूं का मकबरा इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है और इंपॉर्टेंट भी है कि इसके साथ में बहुत सारी चीजें नहीं हुई। क्या नहीं हुई कि पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किस इमारत पे किया गया, हुमायूं के मकबरे पे किया गया। ठीक है, एक तो ये याद रखना, पहली बार
चार बाग पद्धति का प्रयोग किस पे किया गया? हुमायूं के मकबरे पे किया गया। ठीक है, पहली बार ये कह दो कि सफेद संगमरमर, ठीक है ना, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुमायूं के मकबरे पे, और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कह दिया जाता है। ठीक है ना, ये देखो हुमायूं के मकबरे के ही सारे फैक्ट एक साथ हैं। ठीक है, इसके अलावा अधिकांश मुगल घराने के लोग यहां पे दफनाए गए, हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति के समय शासक घोषित किया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर और उसके पुत्रों को भी हडसन और उन्होंने यहीं से गिरफ्तार किया था। ठीक है ना, तो हुमायूं का मकबरा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने परीक्षा की दृष्टि से। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात करें साथियों कि अकबर द्वारा निर्मित किले कौन कौन से, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब ध्यान है कि मैं शुरू मंद बुद्धि रही हूं और मैंने भी याद नहीं होता कि किला एक दूसरे में मिक्स हो जाके के ध्यान अटक रो पूछ दे, मैं औरंगजेब कर दूं के ध्यान अटक रो के औरंगजेब करी हुई तो गलत हो जाए। ये हिसाब मैं कह शुरुआत में एक ट्रिक बना दी कि आलो एक हम इनकी मैथ पढ़ना है नहीं, आराम हो याद हो जाए। ठीक है ना, एड कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आ रहा है सर ये ट्रिक कैसे याद होगी, ऐसी कुछ भी समस्या नहीं है। आलो एक और याद करने से कंफ्यूजन मिट रहा है ना। अब देखो क्यों काम की है ये, तो देखो भाई जरूरी नहीं है कि मैं जितनी ट्रिका बताऊं जो था सब याद करनी जरूरी है। जरूरी लगे ना नमक स्वादानुसार, जरूरी लगे गाल देना, नहीं लगे तो निकाल लो। आलो एक तो एक तो आगरा का किला। अच्छा ये सारे किले हैं, ठीक है ना, आगरा का किला। किलों का निर्माण का पूछ रहे, ल से लो से लेना है अपने को लाहौर का किला, लाहौर का। ठीक है, यहां से लेना है ई से इलाहाबाद का, इलाहाबाद का किला। ठीक है, यहां से लेना है आपको कटक का। ठीक है, यहां से लेना है अटक का, अटक, और यहां से लेना है अजमेर। अच्छा अजमेर वाला कौन सा है, शस्त्रागार था इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग कहा जाता था। ये टॉमस रो जहां मिला था ना जहांगीर से, वो यही है अजमेर। ये अपने अकबर जब भी जाता था यही रुकता था, इसको अकबर का किला भी कहते हैं। तो ये सारे ठीक है। अब देखो कि तो आसान हो समझने भाई, आगरा, इलाहाबाद, अटक, अजमेर, कटक, लाहौर। तो या तो सीधे याद कर लो, सीधे याद हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, सीधे याद नहीं होते तो आलो एक कर लो। ठीक है ना, और इसके अंदर आपको यदि मैं पूछूं कि सबसे बड़ा नाम कौन सा दिख रहा है, इन किलों के अंदर सबसे बड़ा नाम कौन सा दिख रहा है जिसमें अक्षर ज्यादा है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि सर सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है इलाहाबाद। तो बस यही ध्यान रखना है कि अकबर के बनाए दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग यही था, सबसे बड़ा किला। अकबर के बनाए किलों में सबसे बड़ा किला इलाहाबाद का किला था। ठीक है ना, ये तो आसान है, हिस्ट्री को ज्यादा कठिन नहीं है। देखो अकबर के काल में फारसी शैलियों का हिंदू एवं बौद्ध शैलियों के साथ मिश्रण हुआ, यानी कि मुगल स्थापत्य काल पे में एक तरह से मिश्रित चली है। इसमें बौद्ध टच भी देखने को मिलेगा, फारसी टच भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन अपने फिर प्रश्न की लैंग्वेज आती है कि कब फारसी शैलियों और हिंदू शैलियों के बौद्ध शैलियों के मिश्रण का प्रभाव देखने को मिला है, तो फिर अकबर के समय से देखने को मिला है। तो किला वाली भेज हमारी खत्म होगी ना, था ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है फतेहपुर सीकरी की इमारतों का खजाना। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो बता दूं क्या फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया है। अच्छा ये निर्माण किसका लिख रहा हूं मैं, फतेहपुर सीकरी, फुल फॉर्म तय कर दो लाना, फतेहपुर सीकरी। निर्माण इसका 1569 में है और इसका वास्तुकार जो है वो बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। ठीक, आतो की बात। अब फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें हैं
और फतेहपुर सीकरी की इमारतों से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन अपने समस्या ये होती है कि फतेहपुर सीकरी की इमारत अपने लाहौर में चली जाती है, लाहौर वाली दिल्ली में चली जाती है, दिल्ली वाली आगरा में चली जाती है, और आगरा वाली और कहीं। ये समस्या आमतौर पे देखी जाती है। तो इसका इलाज जो है वो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखो, सीधी सीधी सिंपल सिंपल ट्रिक है। दीदी जोधा, भाई जोधा दीदी है, भाई दीदी जोधा कर दो या जोधा दीदी कर दो, थारी इच्छा है। दीदी जोधा तुम शेख को वीजा देकर बुला दो, ऐसे कर देना। भाई वीजा देते हैं ना, कहीं जाने के लिए वीजा चाहिए, वीजा बुला दो या वीजा देकर बुला दो। ये जोधा दीदी तुम शेख को वीजा बुला दो, दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो। ज्ञान थान याद रहे, ठीक है ना, जैसे आपको याद होता है वैसे ही याद करो। लेकिन ये याद करने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपकी कंफ्यूजन नाम की बीमारी खत्म। देखो क्या है, जहां जहां मैं ट्रिक में दीदी लिखूं तो वहां पे आप सीधे समझ जाना दीवाने आम, दीवाने खास। जैसा नाम है खास खास लोगों के लिए है, आम आम लोगों के लिए है, ठीक है। फिर जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, ठीक है। या इस तू से लेना है तुर्की सुल्ताना का महल। अच्छा, ये ट्रिक वो ऐसे मजाक के लिए नहीं बनाई है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं फतेहपुर सीकरी वाली इमारतों के, इसलिए बनाई है। और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज मेट जाए, ये हिसाब बनाई है। तो याद करनी चाहो कर सको, नहीं करनी चाहो तो भी स्वतंत्र हो, ठीक है, ध्यान नहीं करनी ज्यादा। मन से आ जाएगा मरियम का महल, मरियम का महल, ठीक है। शेख से कौन से शेख थे, सलीम चिश्ती का मकबरा कर दो या दरगाह कर दो, चलो कि दरगाह नाम याद रखना वैसे, ठीक है ना। चलिए, यहां से बी से बीरबल का महल, ठीक है ना। ये जा से जामा मस्जिद, जामा मस्जिद तो लगभग लगभग सब जगह ही है जामा मस्जिद, ठीक है। इससे बुलंद दरवाजा। अब बताओ कि समस्या है क्या, कितनी सारी चीजें निकली है भाई एक ट्रिक से, सारी सारी फतेहपुर सीकरी की है, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद। समस्या कहीं नहीं। दीजिए जोधा तुम शेख को बीजा बुला दो, आराम आराम याद, आराम हंसता हंसता, ठीक है ना। चलिए अब डिटेल देखते हैं इसकी, अब डिटेल देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है इसके अंदर। चलिए आ जाते हैं अपन अपनी अगली स्लाइड पर। दीवाने आम, अच्छा ये जो है सारणी, ये पूरी की पूरी फतेहपुर सीकरी की इमारतों की है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दीवाने आम, आयताकार प्रांगण जहां अकबर न्याय करता था। दीवाने आम, देखो शब्दों को पकड़ा कर, दीवाने आम यानी कि आम जनता आएगी। अच्छा, आम जनता शासक को मिलने क्यों आई, रोज रोज तो कोई मिलने आया नहीं कि राजा जी मैं थारा मुंडा देखने आया, यहां तो रोज तो है कौन, राजा जी भी क्या रोज रोज के मुंडा देखो और तस्वीर लगा दो करे। तो यहां वहां पे कोई आएगा तो न्याय मांगने आएगा, सीधी सीधी बात है कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, मेरे हाथ न्याय करो, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने आम में क्या करेगा अकबर, न्याय करेगा। चलिए दीवाने खास, अब खास भी खास जो है ना, खास लोग बात ही वह, ठीक है। दीवाने खास तो अकबर का निजी निवास, ठीक है। जोधाबाई का महल, सबसे विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ इमारत, कहां की, फतेहपुर सीकरी की सबसे मतलब बड़ी और सबसे श्रेष्ठ इमारत। गुजराती शैली का मिश्रण इसमें देखा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज। पंचमहल इंपॉर्टेंट, पहले ही लगा दो, क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो, क्योंकि इसमें बौद्ध शैली का प्रभाव देखा जाता है और 5 मंजिला है। चलिए ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये है, यहां पे ध्यान रखना बौद्ध शैली का प्रभाव, और ये बौद्ध शैली से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, बौद्ध शैली से प्रश्न बनता है। और ये 5 मंजिला है, देख लो ये पंचमहल।
अच्छा, ये जोधाबाई का महल, अभी अपन ने पढ़ा ना, सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ इमारत ये जोधाबाई का महल है। ठीक, थान घर बैठे हुए मैं फतेहपुर सीकरी घुमा रहे हूँ, हालांकि मैं खुद कभी नहीं गया तो भी। तो ये जोधाबाई का महल है। अच्छा, ये जामा मस्जिद है, देख लियो। ठीक है, तुर्की सुल्ताना का महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए कि पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। और अब भी मतलब 2-4 महीने पहले, मैंने याद को नहीं है कि परीक्षा में पूछियो, बाकी पूछियो जरूर है, या तो फर्स्ट ग्रेड में पूछियो। ठीक है ना, तो ये जो है प्रश्न बार बार बनता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहली बार बना, बार बार बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि तुर्की सुल्ताना का महल जो है वो पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। मरियम का महल अकबर की राजपूत रानी थी, उसके लिए बनाया गया। बिरबल महल, इसकी खासियत है कि छज्जों में कोष्टकों का प्रयोग किया गया। ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जामा मस्जिद, लाल बलुआ एवं संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी लैंग्वेज अपने पढ़ रहे हैं ना, इतनी लैंग्वेज में, इसमें यह ध्यान रखना कि जामा मस्जिद पत्थर में रूमानी कथा, डायरेक्ट याद रखा करो। जामा मस्जिद, तो यहां पे चाहे आप कहीं लिखते हो ना, तो वहां पे भी आपको लिखा हुआ। अच्छा, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपके कभी प्रश्न बनेगा ना, आपको बोर्ड की भी जगह याद आएगी कि अच्छा सर ने उधर लिखा था। ठीक है ना, तो पत्थर में रूमानी कथा। ठीक, और याद रखना कि किसने कहा, फर्ग्यूसन ने कहा है। ठीक है ना, ये जामा मस्जिद। ठीक है, ये सारे के सारे आ गए इसमें। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जो सूफी संत थे और जिनके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ, शेखू बाबा का। ठीक है ना, चलिए ये हो गए आपके फतेहपुर सीकरी। अच्छा, इसमें एक बाकी रह गया बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा देखो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 1602 में गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। यह ईरानी अर्ध गुंबदीय एवं चाप स्कंद शैली में बना हुआ है, ये बुलंद दरवाजा। ठीक है ना, याद रखना 1602 इसमें ध्यान रखना, और 176 फीट। तो ये जो है, ये स्थापत्य कला कहाँ की है, पूरी पूरी फतेहपुर सीकरी की है। तो ये आ गई डिटेल आपके साथ में। अच्छा, इनकी जो स्लाइड है, जो पीडीएफ है इसकी, ठीक है ना, कल भी मैंने पीडीएफ अपने कल वाली क्लास की आज सुबह डलवा दी थी, तो कल भी आपको मिल चुकी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है ना, और ये भी बता दूं, टेलीग्राम पे लगभग अपने 134 के प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो नियमित सूचनाएं भी वहां दे दी जाती है, सारी जानकारियां दे दी जाती है। जीजीडी फैक्ट द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो वहां दे दी जाती है, और कोई करंट के कोई ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं वो वहां प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई पुस्तक आई, वो पुस्तकों में कुछ त्रुटि रह गई है या कोई टाइपिंग दोष है, टंकन दोष है, वो भी वहां उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, जिसमें आपको 3-4 दिन में 7300 के अंदर जो टंकन दोष अपने को फाइंड आउट कर रहे, तो उसके अंदर कुछ मिलेंगे तो वो भी वहां उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 1 लाइनर के अंदर में कुछ टंकन दोष थे तो वो भी पीडीएफ के माध्यम से वहां दे दिए। यानी कि सारी की सारी सुविधाएं, एक कोशिश रहती है कि विद्यार्थियों को हर सुविधा दी जाए। आपको धैर्य रखना है, बस हमें पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, समय के अनुसार वो चीजें सभी वहां दी जाती है, और सारी सूचनाएं, मान लीजिए कभी क्लास नहीं आई तो ये सारे। अच्छा, इसको स्कैन कम्युनिटी टैब में देख लेना, एक क्यूआर कोड भी दिया है, उससे कर सकते हो। बाकी सबसे बेहतर तरीका है, सही स्पेलिंग लिखो, GOURAV, ज्ञान धारा। अपने सभी प्लेटफॉर्म इसी नाम से, चाहे जीजीडी वो प्ले स्टोर पे ऐप के दो, चाहे चैनल के दो यूट्यूब पे चाहिए। अच्छा, GOU है, ये ध्यान रखना, GAU से करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, तो वहां से जुड़ के इसको प्राप्त कर लेना। और बाकी बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां कोई शुल्क नहीं है। ठीक है नहीं, और न कभी होगा कि जना क्या सर टेलीग्राम माते भी पेड कर दो, न कोई एंट्री भी नहीं देनी, जो आपने शुल्क दे दे, एंट्रेंस फीस ऐड की नहीं है, अपार कोई ऐड जरूरत भी नहीं है। आराम से जुड़ सकते हो, और कंटेंट सारा ही वहीं पे उपलब्ध रहता है, लाभ उठाओ बस, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो ये गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही है, देख लेना। चलिए अब चलते हैं, अकबर का काम हो गया, अब अपन चलते हैं जहांगीर के पास। ठीक है, अकबर के बाद में जहांगीर है ना। ठीक है, जहांगीर के काल की पहली इमारत अकबर का मकबरा है, जो सिकंदरा यूपी के अंदर है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है, ये एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। जहांगीर के काल में पूर्ण संगमरमर से बनी इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा थी। अच्छा, एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां के पिता थे, गयास बेग के नाम से जानते थे, मतलब क्या हो गया, जहांगीर फौरोजी। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जाता है।
जहांगीर के काल में पूर्ण संगमरमर से बना हुआ एतमादुद्दौला का मकबरा था। इसमें पहली बार पित्राधुरा का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें पहली बार पित्राधुरा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, पित्राधुरा क्या होता है, फिर ये भी आएगा दिमाग में, जो नए विद्यार्थी होते हैं दिमाग में आता है। पित्राधुरा यह है कि संगमरमर के ऊपर कांच और कलर के रंग के साथ में ऐसी कलाकृति की जाती है, जो ये आप देख पा रहे हो ना, सीधा सीधा ये चित्र जो है ये पित्राधुरा का ही है, पित्राधुरा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये। अच्छा, पित्राधुरा का प्रयोग ऐसे तो देखो तो एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था पहली बार, लेकिन मुगलकालीन इमारतों में एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था, लेकिन इससे भी पहले 1600 के अंदर गोल मंडल उदयपुर में इसका प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए, शाहदरा लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना के मकबरा भी बना हुआ है, जो भी जहांगीर के काल की इमारत है। अब्दुल रहीम खाने खाना जानते हो ना, किसका पुत्र था? अपने बैराम खां का पुत्र था। ठीक है ना, बैराम खां और सलीमा बानो। चलिए, अब आते हैं अपन साथियों शाहजहां के काल के स्थापत्य कला पे। अब शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, यानी सबसे ज्यादा इमारतें और सबसे अच्छी इमारतें जो बनाई वो शाहजहां ने बनवाई। ठीक है, तो शाहजहां के समय की देखो। अब शाहजहां के समय में अपन अलग अलग पढ़ेंगे और स्थान के अनुसार पूछे जाते हैं ज्यादातर प्रश्न, जैसे आगरा की, लाहौर की, दिल्ली की, इस तरीके से पूछे जाते हैं। अपन पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। सबसे पहले अपन आ जाते हैं शाहजहां और आगरा, और इसकी भी ट्रिक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। अब यहाँ पे भी अपने दो चीज लिखी हुई है, दीदी। ठीक है, अब क्या है? दीदी मोती से खास सीसा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मंगवाओ। ठीक है, दीदी मोती से खास सीसा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मंगाओ। अब देखो, दीदी से वापस फिर यहां से जहां दीदी आ गया वहां पे क्या आएगा? दीवाने आम और दीवाने खास। अच्छा, ये सब कहां की है? ये सब आगरा की है। ठीक है ना, फिर आ जाएगा यहां पे मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है, फिर यहां पे आपके मोती मस्जिद आ गया। फिर आएगा यहां पे खास महल। ठीक है, यहां से आ जाएगा शीश महल। यहां से आएगा शाह बुर्ज। ठीक है, यहां से आएगा नगीना मस्जिद। ठीक है, इसको छोड़ देना है। यहां से आएगा देखो अंगूरी बाग। ठीक है ना, और यहां से आएगा मच्छी भवन। इस तरीके से ध्यान में रखना है आपको कि ये सारी की सारी आगरा की इमारतें हैं जो शाहजहां के शासन काल में बनी है, और ये अलग अलग पूछे जाते हैं कि आगरा इसमें से कौन सी आगरा में स्थित है या नहीं है। ठीक है ना, इसी तरीके से पूछे भी जाते हैं। चलिए, अब आगरा की एक और मुख्य है। देखो, आगरा में दो चीजें बहुत फेमस है, एक ताजमहल, एक पागल खाना। और ध्यान है, ज्यादातर कोई ऐडी काली बात करते तो क्या आगरा जानो के, तो आगरा की दो चीजें, और ये तो मैंने आपको सारी बता दी। अब ताजमहल के बारे में बताता हूं, जो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 7 वंडर के अंदर शामिल है। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ठीक है, इसके एक एक फैक्ट को समझ लेना। निर्माण में लगा समय लगभग 22 वर्ष के अंदर यह बनकर तैयार हुआ है। इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी था। कौन था? अहमद लाहौरी। इसके प्रधान मिस्त्री जो थे उस्ताद ईसा खां। वास्तुकार तो था अहमद लाहौरी और प्रधान मिस्त्री जो था वो उस्ताद ईसा खां था। ठीक है, यूनेस्को की सूची के अंदर, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की जो सूची है उसके अंदर इसको 1983 में शामिल किया गया। इसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने रात दिन काम किया, लेकिन ये कहा जाता है
कि इस काम के बदले में, मतलब इतनी शानदार कलाकृति लगी शाहजहां को कि इस काम के बदले में मजदूरों के हाथ कटवा दिए जाते हैं ये, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ये आप देख पा रहे हो संगमरमर। अच्छा, SO2 का बहुत ज्यादा प्रभाव है इस पर, इसलिए इसके पत्थर जो है वो पीले पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड हुआ नहीं, ठीक, चल ध्यान रख लिए होते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां और दिल्ली। अब अपन बात करेंगे दिल्ली की, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो दिल्ली के अंदर देखो जामा मस्जिद, एक तो जामा मस्जिद तो मतलब लगभग था है एक जगह मेली, ठीक, जामा मस्जिद, लाल किला, ये फोटो भी आप लाल किले का ही देख रहे हो, रंग महल, तख्ते ताउस। अच्छा, तख्ते ताउस ये जो देख पा रहे हो ना, ये तख्ते ताउस है, अब है नहीं यहाँ। तख्ते ताउस जो है नादिर शाह ले उड़ा। नादिर शाह आक्रांता सन 1739 के अंदर आक्रमण किया था, तो नादिर शाह तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा दोनों लेकर चला गया। भारत में देखो विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण बहुत ज्यादा झेले हैं। गजनवी हो गया, अच्छा गौरी हो गया, ये भी विदेशी आक्रांता था। अपने नादिर शाह है, तैमूर है, बहुत सारे जिले हैं। तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन सोना ये चिड़िया ले उड़ी, ठीक है। अब तख्ते ताउस, चलिए मैं बात करता हूं, पहले वापस इस पे आऊंगा। अभी पहले अपन बात करते हैं लाल किले का वास्तुकार हमीद अहमद था, ठीक है ना। लाल किले का वास्तुकार हमीद अहमद था। लाल किले के दीवाने खास महल के बारे में अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो ने कहा कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। या फिरदौस और रूबी जुबी नस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, इस तरीके से भाई अमीर खुसरो ने तो इस तरीके से कहा है। और अपने मतलब इसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो फिर ये होता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये और बहुत बड़े कवि। और इनकी मैंने आज टेलीग्राम पे एक इमेज भी डाली थी, टेस्ट सीरीज के अंदर ये जोड़ा है, और इसकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी उस व्याख्या के अंदर जोड़ दी है। जो ओवरऑल वाले SST के L2 के ओवरऑल वाले जो टेस्ट है ना, उसके अंदर चूंकि उनकी व्याख्या सारी की सारी मैं ही कर रहा हूं, अभी तक 5 टेस्ट पब्लिक कर चुके हैं, बाकी के 10 जो बचे हैं वो भी बहुत जल्द, जैसे जैसे मैं व्याख्या करता जाऊंगा वैसे वैसे पब्लिक होते जाएंगे। तो ये देखते रहना, उसमें अभ्यास आप करते रहना। बेहद शानदार व्याख्या के साथ में वो चीजें आपको दी गई है। जैसे ओवरऑल है, टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज में हर एक टॉपिक के संपूर्ण प्रश्न है, उसमें टॉपिक वाइज में व्याख्या नहीं होती। एक ही टॉपिक को पढ़ के आपको अपने आप को आंकना होता है, तो उसमें प्रश्न बहुत जानदार, शानदार और संपूर्ण दिए। ओवरऑल वाले में क्या है, टेस्ट अलग अलग प्रश्न होते हैं सभी, तो उसके अंदर व्याख्या बहुत शानदार और प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसमें ही अमीर खुसरो की मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाल के बताया भी था कि इस तरीके से इसमें चीजें दी गई है। अब बात करते हैं साथियों अपन तख्ते ताउस की। ताउस का मतलब होता है, फारसी भाषा में ताउस को बोलते हैं मोर, ठीक है ना। तो इसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कह दिया गया, मयूर सिंहासन। क्यों कहा, ये देखो ये मोर, ठीक है, तो मयूर सिंहासन भी इसको कह दिया। इसका निर्माण है, यानी कि इसका निर्माता जो था वो बेबादल खां था। किसने बनाया? बेबादल खां ने बनवाया। लगभग 2 करोड़ रुपए में की लागत से ये बना है। 31 मन और 20 शेर वजन का ये था, ठीक है। और नादिर शाह इसे लूटकर लेके चला गया था। इसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, तो वो भी लेकर चला गया। तो ये था तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, और ये फिर वो लेकर चला गया था, ठीक है ना। तो ये दिल्ली के अंदर ध्यान रखना कि शाहजहां के समय ये थी। अब बात करते हैं शाहजहां और लाहौर। शाहजहां और लाहौर, देखो एक तो शाहबुर्ज यहां लाहौर के अंदर भी है, ठीक है। नवलखा महल, शीश महल, दीवाने आम महल, तो लगभग इमारतें देखो मिलते जुलते नाम आपको मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। फिर बात करते हैं औरंगजेब और स्थापत्य कला, ठीक है। हालांकि तोड़ो फोड़ो अभियान में ज्यादा हिस्सा लियो है औरंगजेब, लेकिन बनाए भी इमारत भी। तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मोती मस्जिद 2 हदें को अलग अलग आएगी, मैं बताऊं आपको कि एक तो आएगी आपके लाहौर, एक आएगी आगरा, और एक आएगी दिल्ली। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है अपने? ये बात हो रही है अपने मोती मस्जिद की। मोती, पेन चेंज कर देंगे, मस्जिद, ठीक है। यदि लाहौर की याद रखनी है तो लाहौर की याद रखना एक ट्रिक है, LMJ। हमारे यहाँ मारुति का शोरूम है LMJ, यहाँ पे भी है, जोधपुर में भी है शायद। तो LMJ याद रखते हैं तो लाहौर की याद हो जाती है। कैसे?
कि लाहौर, एल से लाहौर, एम से मोती मस्जिद और जे से जहांगीर, जहांगीर ने बनवाई वहां वाली, ठीक है, लाहौर वाली। अच्छा, आगरा वाली जो है इसको मैंने याद ऐसे रखा कि मोआसा, ठीक है, यानी मोती मस्जिद, ठीक है, मोआसा, मोती मस्जिद, आगरा और शाहजहां, ठीक है। दिल्ली वाली को याद रखने के लिए मैंने याद रखा मोदियो, मोदियो, यूं याद रख लियो, मोती मस्जिद दिल्ली और औरंगजेब, मुआसा मोती मस्जिद आगरा और शाहजहां, एलएनजे। भाई क्या करें, जब कंफ्यूजन वाली चीजें ऑलरेडी मिल रही है तो अपन को याद रखनी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो तरीका जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। मैं ऐसे सोचे कि मैं तो बहुत विद्वान हूं, मेरे को सब याद रह सकता है, मैं डायरेक्ट ही याद रख लूं कि मैंने याद है क्या आगरा वाली शाहजहां बढ़ी। अब बाद में जब ऑप्शन आता है ना, तो वहां पे कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर काम करते हैं एग्जाम हॉल में, और वो सारे ले उड़ते हैं इन याद वाले चीज को, तो इसलिए फिर ये कहीं ना कहीं याद आ जाती है, तो अपने प्रश्न जो है वो बैठ जाते हैं। और मानो या ना मानो, बाकी मैं ये मानता हूं कि जो बेरोजगार विद्यार्थी पढ़ रहा है उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कैसे भी करके सिलेक्शन लेना, ठीक है ना। विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, आप लोग बहुत ज्यादा विद्वान बनो भी, मैं भी ये कहता हूं आपको पुस्तकें बहुत पढ़नी चाहिए, बहुत ज्ञान बटोरना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान की वैल्यू भी तभी है जब आप किसी पद को प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बोले कितना ही ज्ञान है, बाकी जब तक आपकी वैल्यू नहीं है, आपके पास में पद नहीं है, आप समाज में प्रतिष्ठित नहीं है, तब तक आप चाहे कितने भी ज्ञानी है, कितना ज्ञान है आपके पास में, आप चाहे कितने विद्वान है, लेकिन हुने कौन, माने कौन, माने का कौन, नहीं माने क्या, ज्ञान होता तो नौकरी लग जातो, यहां कह दे, और ज्ञान रही ऐसी तैसी और कर दे, ठीक है। और यहां भी कहते हैं आजकल वो चलन चल रही है, क्यों ज्ञान दे रहा है, यहां भी कहते हैं अरे ज्ञान क्यों देवे, ज्ञान है जब ज्ञान देने की चीज ही तो है, क्यों ज्ञान देवे, बस मेरे ज्ञान कौन चीज है, यहां कहते हैं। चलिए ये ध्यान रखना। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसकी अपन ने कल बात की थी, रूबिया उद्दौरानी वाली, ठीक है, उनका बनवाया, जिसको मुगल स्थापत्य की पूर्ण कलाकृति कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। बीबी के मकबरे का वास्तुकार अताउल्ला खान था, ठीक है, अताउल्ला खान था। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। अच्छा, औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद, देखो अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके स्थापत्य कला होगी पूरी। अब अपन चलते हैं चित्रकला की ओर, ठीक है ना। तो अपने बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि एक अच्छे लेवल के साथ में और एक अच्छे कंटेंट के साथ में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कहीं से कोई कंटेंट की कमी रह रही है उनके पास में, तो इसके जरिए उनको कंटेंट भी मिल जाए और याद भी हो साथ साथ। सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया फॉर्मेलिटी पूरी होगी, याद करना जरूरी है। आगे बढ़े, चित्रकला। चित्रकला का जो स्वर्ण काल था मुगल कालीन चित्रकला का, वो जहांगीर के समय है, लेकिन शुरुआत जो है वो तो फिर बाबर के समय से ही हो गई, यूं समझो, ठीक है। लेकिन बाबर में देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि बाबर के समय एक चित्रकार बिजात था, ठीक है ना। अब याद करनी बहुत अच्छी है कि बाबर रो नाम बहु स्टार्ट में और बिजात रो बहु स्टार्ट में, तो बिल्कुल आसान है कि बिजात बाबर के समय कौन था, बिजात था। इसको पूर्व का रफेल कहते थे, इसको पूर्व का रफेल कहते थे, ठीक है ना। चलिए, फिर हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार, ठीक है, बाबर के समय, बाबर के बाद में फिर हुमायूं के समय के ध्यान रखना है। अच्छा, हुमायूं के समय के ये दो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पूछे जाते हैं। एक तो मीर सैयद अली। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुमायूं के समय है तो अकबर के समय होंगे ही नहीं, कि हुमायूं के मरते ये थोड़ी मरेंगे, लेकिन ये फिर अकबर के समय भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन इस चीज को समझना है, कई जने समझते तो है नहीं, और क्या गुरजीत है तो हुमायूं में पढ़ाए हो, मैं अकबर में पढ़ी हो। अरे भाई शासक मरियो, जरूर थोड़ी कि मेरे आगे जितने भी प्रजा ही, जितना चित्रकार हा, जितना वास्तुकार थे भी मरो, सब मैं मर रही हूँ, ऐसा सिस्टम थोड़ी है भाई। मैं तो जिंदा ही रही तो बाबा शासक चेंज हुआ, बाकी ए तो भाई ऐसे आगे भी तो चलते हैं, बाप रे हाथे काम करिए, बेटे हाथे नहीं कर सकेगी। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है ना। मीर सैयद अली, इसे नादिर उल असरार की उपाधि मिली। ये क्या है, उपाधियां हैं, उपाधियां, इसको ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि नादिर उल असरार की उपाधि किसे दी, मीर सैयद अली को दी है, ठीक है। अब्दुल समद को दी है, श्री कलम की उपाधि दी है। अब अब्दुल समद अकबर के समय भी आप पढ़ने को मिलेगा, वही है।
श्री कलम की उपाधि इसको दी गई है, ठीक है। और ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हुमायूं के समय मीर सैयद अली की देखरेख में हमजनामा का चित्रण हुआ। मीर सैयद अली की देखरेख में हमजनामा क्या है? हमजनामा जो है एक मतलब यूं कह सकते हो एक वीर गाथा है। किसकी है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा अमीर हमजा की वीर गाथाएं हैं, जिसको संकलित किया गया। किसके देखरेख में बना है? मीर सैयद अली की देखरेख में बना है। हमजनामा का विचार जो आया है वो दिमाग में आया है हुमायूं, या हुमायूं के दिमाग की देन है। हमजनामा को शुरू किया गया हुमायूं के समय, पूरा किया गया है अकबर के समय, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 1200 चित्रों का संकलन है। फारसी नायक अमीर हमजा की वीर गाथाएं हैं, और इसका दूसरा नाम है दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है। इस नाम से भी जाना जाता है। 17 जिल्द है, 17 जिल्दों के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, अकबर और चित्रकला। अब अकबर की तरफ बढ़े तो अकबर के समय देखो दो चित्रकारों के उल्लेख बहुत ज्यादा होता है, एक तो दसवंत और एक बसावन, ठीक है ना। दसवंत और बसावन का बार बार पूछा जाता है। तो अकबर के समय के ये प्रमुख चित्रकार थे, और अग्रणी चित्रकार के अकबर के समय का सबसे अग्रणी चित्रकार किसे माना जाता था? तो दसवंत को माना जाता था। और दसवंत जो है बाद में जाकर ये मानसिक विक्षिप्त हो गया था, यानी कि ये पागल हो गया था, और पागल जो लोग हैं वे क्यों भी कर सके तो वो कर दी आत्महत्या, ठीक है ना। इसने बाद में आत्महत्या कर दी। दो तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं कि अकबर का कौन सा चित्रकार था जो पागल हो गया था? दसवंत। अकबर के कौन से चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? तो दसवंत। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है वो बसावन रहा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अबुल हसन ने आईने अकबरी के अंदर 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। आगे बढ़े, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अकबर कालीन रज्मनामा। देखो हमजनामा अलग है, रज्मनामा अलग है। अकबर कालीन रज्मनामा अब्दुल समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ की देखरेख में पूरा हुआ है। वो हमजनामा था, ये रज्मनामा है। ये मोहम्मद शरीफ की देखरेख में पूरा हुआ है। दसवंत के चित्र केवल रज्मनामा के अंदर मिलते हैं, रज्मनामा के अंदर ही मिलते हैं दसवंत के चित्र, बाकी जगह नहीं मिलते हैं, ठीक है। अकबर ने पहला रूप चित्र बनाया। अच्छा, रूप चित्र क्या है भैया? आजकल ध्यान है, मोबाइल में एक फंक्शन आया करे जिनके पोर्ट्रेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। तो वो पोर्ट्रेट जो चित्र होते हैं ना, कि भाई रूप चित्र जो एक मतलब क्या कहूं मैं, कैसे कहूं भैया, हम जाना थोड़ा दूर ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि बस पासपोर्ट साइज फोटो में जैसे ऊपर ऊपर का आपने जो दिखता है, पोर्ट्रेट में सिर्फ उसे फोकस किया जाता है, उसके चेहरे और उसको थोड़ा सा जो शरीर को फोकस किया जाता है, वो पोर्ट्रेट है, ठीक है। मोबाइल में देख ले जो फंक्शन थे या पोर्ट्रेट में क्या हुआ है। तो ये रूप चित्र जो है वो बनवाए सबसे पहले अकबर ने। अकबर के समय चित्रकला पर ईरानी और त्रिविमीय प्रभाव देखने को मिला है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके मुख्य पहलू पे, जो है अपने यहाँ पे, अच्छा कलर क्या ला, ब्लैक लेना। जहांगीर और चित्रकला। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के समय के काल को। अरे जहांगीर खुद भी चित्र बनाता था, खुद भी चित्रकार था, ऐसा नहीं है कि दूजे मुंह बना हुआ है, खुद भी बनाता था, ठीक है ना। जहांगीर का काल स्वर्ण काल रहा है। जहांगीर ने आका रेजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहला तरीका चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। किसके नेतृत्व में कराया? आका रेजा के नेतृत्व में करवाया। कहां करवाया? आगरा के अंदर करवाया। 3 तरीके से बन सकता है, तीनों तरीके से दे दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रमुख चित्रकार जहांगीर के समय कौन कौन थे? अबुल हसन, मंसूर, फारूक बेग, गोवर्धन, बिशनदास, मनोहर आदि इसके समय के प्रमुख चित्रकार रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मंसूर और ये बहुत फेमस थे। देखो, पशु पक्षी फूल प्रकृति आदि के चित्रों का मतलब उस्ताद रहा है उस्ताद मंसूर, ठीक है ना, यानी कि महारथी था। जहां प्रकृति की बात हो जाए, जहां पे कहीं पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलेंगे, तो आप मंसूर के साथ में आंख बंद करके भी जा सकते हो, आपके सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना, मंसूर ने। और जहांगीर के सपने का चित्र, ड्यूटर के संत पॉल का चित्र, या जहांगीर के सिंहासन आरोहण का चित्र, या फिर ये कह दूं मैं कि व्यक्तिगत चित्र अधिक बनाए, व्यक्तिगत चित्र, तो ये बनाने वाला जो चित्रकार था वो अबुल हसन था। और मंसूर और अबुल हसन दो बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार थे जहांगीर के समय। तो ध्यान रखना, अपने उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्तिगत चित्रों में नाम आए तो अबुल हसन,
और आपके कहीं पशु पक्षी प्रकृति वगैरह नाम आता है तो मंसूर के साथ में जाना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़े और मंसूर के बारे में देखो। मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि मिली और अबुल हसन को नादिर उल जमा की मिली है, ठीक है ना, नादिर उल जमा की मिली है अपने अबुल हसन को, और मंसूर को मिली है नादिर उल अस्र की, और ये भी उपाधियां पूछी जाती है, ठीक है। और देखो, और दूसरे जो चित्रकार से संबंधित जो फैक्ट है उसमें है कि बिशनदास को फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में उनके परिवार का चित्र बनाने भेजा। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने मांग की कि भाई आपके यहाँ इतने बड़ी बढ़िया चित्र है, तो क्या मेरे जहांगीर के मेरे चित्रकार बनाइए, तो क्या एक तो हमारे भी भेज दो। तो फिर वहां पे उनके फैमिली का चित्र बनाने के लिए, ठीक है, फैमिली चित्र, तो फैमिली चित्र बनाने के लिए फारस में कौन गए थे, तो ध्यान रखना कि बिशनदास गया था, ठीक है। बिशनदास को फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में उनके परिवार का चित्र बनाने भेजा था। मनोहर का उल्लेख तुजू के जहांगीरी में नहीं मिलता है, जबकि जहांगीर के समय का ही चित्रकार है, लेकिन यह प्रश्न बनता है कि कौन से चित्रकार का नहीं मिलता है, जबकि वो था तो वो मनोहर था, ठीक है ना। जहांगीर ने स्वयं मुर्ग का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण करवाया। अच्छा, ये पूछ भी सकते हैं कि मुर्ग का एक गुलशन चित्रावली किसने बनाई, तो जहांगीर ने बनाई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध बताकर, औरंगजेब एडो, ठीक है नहीं भाई, संगीत का भी विरोधी था, चित्रकला का विरोधी था, धर्म विरोधी था, मतलब कट्टर धर्म के मानने वाला था। और इनमें एक बार संगीतकार बेचारे जब ये गाने बजाने का और मना करता था, तो संगीतकारों ने क्या किया कि किसी तरीके से राजा का ध्यान खींचा जाए तो क्या पता परमिशन दे दे। तो इस चक्कर में इन्होंने तबले और तानपुरे और इनकी सब यात्रा निकाली, ठीक है, जनाजा निकाला इसके महल के सामने से औरंगजेब के। औरंगजेब ने नजर पड़ी, औरंगजेब कहा कि इनको ले जाके इतना गहरा दफनाना कि इनकी आवाज वापस बाहर न आ पाए। संगीतकार के बारे है वहां मैं की वास्ते करिया ने वो क्या करे, इस तरीके का था ये व्यक्ति, ठीक है। अब देखो, मुगल कालीन चित्रकला के कुछ प्रसिद्ध चित्र जो है ये पूछे जाते हैं कि फलाना फलाना चित्र कौन सा किसका बनाया हुआ है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन वन स्थान में भटकता हुआ चित्र बनाया है किसने, बसावन ने। साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस का चित्र बनाया है मंसूर। देखो पशु पक्षी का नाम आया ना, तो दुर्लभ चित्र सारस का बनाया है तो फिर मंसूर ने बनाया। अच्छा, एक अनोखा पुष्प, बंगाल का एक अनोखा पुष्प का चित्र बनाया है मंसूर ने बनाया है। मैंने कहा प्रकृति के जो वो पूछ ले चित्र तो फिर क्या आएंगे, मंसूर का आएगा। तुजू के जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया अबुल हसन। अच्छा, व्यक्तिगत चित्र या कोई ऐसी बात आ रही है तो अबुल हसन का नाम आ रहा है। तो थोड़ा सा आप पढ़ते समय यदि जागरूक रहते हो तो आप वैसे भी प्रश्न सही कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्यूटर के संत पॉल का चित्र, मैंने आपको व्यक्तिगत चित्र के बारे में इसलिए जोड़ दिया था। संत पॉल का चित्र किसने बनाया है, अबुल हसन ने बनाया है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग ने बनाया है, ये याद रखना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गए आपके महत्वपूर्ण जहांगीर के समय के चित्र और मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। और इसमें यह है कि शाहजहां के समय कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, औरंगजेब के समय तो उसने तो खत्म ही कर दिया, लेकिन शाहजहां के समय में कोई नहीं है। प्रभा मंडल आभा मंडल ज्यादा देखने को मिले हैं, मतलब देवीय रूप बताने की ज्यादा उसने कोशिश की है, ये शाहजहां के समय में था, ठीक है। अब आते हैं अपन कहा, संगीतकार की तरफ, ठीक है। चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। संगीत कला, ठीक है। देखो अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल जो है 36 गायकों का उल्लेख करता है अपनी पुस्तक के अंदर, ठीक है, 36 गायकों का उल्लेख। अकबर के समय के प्रमुख संगीतकार, अपन इसके अंदर ज्यादातर जो पूछे जाते हैं यही पूछा जाता है कि फलाना संगीतकार कौन से शासक के समय था, ठीक है ना, यह पूछा जाता है। तो अकबर के समय के प्रमुख संगीतकारों की एक ट्रिक है, हरि राम चांद पर सुबेवागो, ठीक है, थोड़ा गुजराती टच है, हरि राम चांद पर सुबेवागो, ठीक है, इतना सा याद रखना। और फिर देखो क्या आएगा इसके अंदर से, हरिदास, ठीक है, हरिदास। यहां से आपको याद रखना है रामदास, रामदास। यहां से तो सबको ही ध्यान है। ताऊ कौन था संगीतज्ञों का, ताऊ कौन था, तानसेन, तानसेन ग्वालियर का था। रामतनु पांडे इसका नाम था। वाणी कंठाभरण वाणी विलास इसकी उपाधि थी, ठीक है ना, कंठाभरण वाणी विलास।
लिख दूं क्या? यहां लिख देता हूं मैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंठाभरण वाणी विलास इसकी उपाधि थी। ठीक है, यहां से सीधा ही सीधा लेना है चांद खां, चांद खां। ठीक है, सूरजन खां, सूरजन खां, बैजू बावरा, बैजू बावरा, बाज बहादुर मालवा का शासक। ठीक है ना, बाज बहादुर और गोपाल। ठीक, वो याद रख लियो। ये हो गए आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हरिराम चांद पर सुबह बाबू, ये तो याद रखना है। 8 संगीत की थान याद जी के ए अकबर रे टाइम। ठीक, इसी तरीके से अपन देखते हैं जहांगीर के समय के संगीतकार। हम खुद की छवि की दात देते हैं। ठीक है, हम खुद की छवि की दात देते हैं, यह है। यहां से लेना आपको हमजान, हमजान, मक्खू, मक्खू खान। ठीक है, खुर्रम, खुर्रम। ठीक है, यहां से लेना है आपको, यहां से आ जाएगा आपके छत्तर खान, छत्तर खान। यहां से आ जाएगा विलास खान है, बिलास खान या विलास खान, कुछ भी आप याद रख लेना, बिलास खान। ठीक है, और यहां से परवेज दाद, परवेज दाद, दाद से याद रखना, परवेज दाद। तो ये जो थे आपके किसके समय थे? जहांगीर के समय के संगीतकार थे। ठीक, यदि आपको ट्रिक कठिन लगती है या याद नहीं हो रही है, तो ये जो नाम मैंने लिखे हैं जहांगीर लिख के, ये नाम सीधे सीधे लिख लेना और सीधे सीधे याद कर लेना। दोनों तरीके हैं, जो भी आपको बेटर लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए। जहांगीर ने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी है। ठीक है, चलिए अगले अगले पे आ जाते हैं अपन। फिर है साथियों आपके शाहजहां के समय के शासनकाल। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा, हाँ ये लिखा हुआ है शाहजहां और संगीतकार। ठीक है, इसके लिए है, या तो आप ऐसे याद रख लेना खुला सुख शाहजहां, इस तरीके से याद रख दो, या फिर याद रखना खुला शाहजहां के सुख का राज, खुला शाहजहां के सुख का राज। तो कुछ नहीं है, खुशहाल खां, खुशहाल लिख देना, खुशहाल खां, लाल खां, लाल खां, ये तो शाहजहां है। ठीक है, सूरसेन, सूरसेन और रामदास, रामदास इसके समय भी था, रामदास। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं, ये संगीत के पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां से कि गुण समुद्र की उपाधि किसको दी? लाल खां को दी है। ठीक है, औरंगजेब संगीत विरोधी होते हुए भी कुशल वीणा वादक था, खुद कुशल वीणा वादक था, लेकिन संगीत का बहुत भयंकर विरोधी था, और इसने फिर तानपुरे तंबूरे सब बजाने का मना कर दिया था। औरंगजेब के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। भाई सबसे ज्यादा पुस्तकें इसके समय है, लेकिन ये संगीत का विरोधी था, ये ध्यान रखना। फकीरुल्लाह ने संगीत ग्रंथ का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया था, ये पूछा जाता है राग दर्पण नाम से अनुवाद किसने किया? तो फकीरुल्लाह ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से ख्याल लिखता था। ठीक है ना, पिया नाम से ख्याल लिखता था, और पिया नाम से जैसे कि अब ऐसे कई सारे अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि बहादुर शाह जो था जफर नाम से शायरिया लिखता था। ठीक है ना, सिकंदर लोदी जो था वो गुलरखी नाम से कविताएं शायरियां लिखता था। तो ये सबकी अलग अलग शैली। अच्छा, एक याद रखना, एक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा सा लीक से हटके बता रहा हूं एक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बना है। नस्तालिक शैली, लिखने की नस्तालिक शैली है। नस्तालिक एक सुलेख लेखन शैली है। ठीक है ना, नस्तालिक क्या है? सुलेख
लेखन शैली है। और अकबर के समय, ठीक है ना, अकबर, ऐसे अकबर अनपढ़ था लेकिन नस्तालिक शैली का जानकार था, नस्तालिक शैली में लिखता था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक अच्छी फैक्ट है जो बना भी है प्रश्न और आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगा उसके तरीके से। अच्छा, इतनी सारी स्लाइडों के बाद आपकी स्थापत्य कला से अपन ने शुरू किया, चित्रकला से चित्रकला में पहुंचे और चित्रकला के बाद में अपन संगीत कला में आए और इस तरीके से अपन ने इसको पूरा समेटने की कोशिश की है। जो आपको विद्यालय विषय की क्लास देने का मैंने कहा था मुगल वाली, वो ये दे चुका हूं। अब चूंकि जीके के बहुत सारा अपना बाकी है अभी, तो अपन विद्यालय विषय को बीच में नहीं छेड़ सकते क्योंकि साइंस वाला काले भी गणित वाला कहता सर ये गणित में उपयोगी है क्या, थान सिलेबस ध्यान को नहीं के, थान सिलेबस खुद रो देखना है कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अब एक एक को मैं बता नहीं सकता कि भैया तेरे उपयोगी है, तेरे जिसके उपयोगी है उनको देखनी है। जो क्लास, जहां क्लास जैसे चैनल पे बहुत सारी क्लास है, आप लोगों के लिए क्या उपयोगी है वो आप लोगों को देखना है। सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। एक जागरूक और एक अच्छे विद्यार्थी के क्या लक्षण है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो भी मैं मैथ्स वाला हो, थान ध्यान को नहीं के आप रे वो है टॉपिक नहीं है गोली मारो, है पढ़ो, बस सीधी सी बात है। अच्छा, तो ये विद्यालय विषय के अंदर जिसके आ रहा है आप देख लेना, हम पाचो हम जाने काम नहीं पढ़ना चाहिए, ये देख लेना। अब अपने जो है कल मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर का जो करंट अफेयर्स बाकी है उसको करवाया जाए ताकि अपने जनवरी से दिसंबर वाला वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है वो कल चली जाएगी प्रिंट में, यानी कि अब लगभग 3-4 दिन के अंदर ये आप लोगों को मिल जाएगी और शायद ही उसके बाद में आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़े, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी है, उसके अंदर वन लाइनर के साथ में व्याख्या भी है, यानी कि सब कुछ है। और जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उसके अंदर आप लोगों को पता है कि अपन ने करंट के सवालों को बाहर जाने नहीं दिया है। तो एक मतलब जो खाई को पाटने का काम था कि भाई ऑब्जेक्टिव अलग लेनी पड़ती है और ये थ्योरेटिकल अलग लेनी पड़ती है, तो उसको खत्म करने का प्रयास अपन ने किया है, जो लगभग 4-5 दिन में आप लोगों को मिलने वाली है। कुछ विद्यार्थी कह रहे सर प्राइस बिल्कुल ही ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल ही नॉर्मल प्राइस जो सामान्य होती है उसी में मिलने वाली है, कहीं किसी के ऊपर भार नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही आ जाएगी पुस्तक मार्केट में आपकी सारी शंकाओं के जवाब दे दिए जाएंगे। तब तक धैर्य बना के रखें और जो विश्वास बना के रखा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही विश्वास बना के रखें। और एक सूचना और है कि हाँ, जो विद्यार्थी 7300 पढ़ रहे हैं, यदि कहीं कोई डाउट लगता है या कोई लगता है कि हाँ ये मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको आप मेल पे जरूर छोड़ दें ताकि उसको अच्छी तरीके से चेक करके और वापस यदि वास्तविक वो मिसप्रिंट है तो उसको बाकी को भी सुधार करवाया जा सके, ठीक है ना। ये सूचना बार बार दी गई है। तो मेल पे कोई विद्यार्थी भेज नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मेल पे आप भेज दो, छोड़ दो, वहां पे वो हमारी टीम देख के उसको उसकी जांच करके और यदि सही होगा तो उसको सुधार कर सभी को सूचित कर दिया जाएगा, तो सभी का भला हो जाएगा। तो इसी के लिए आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए हमें, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।